हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली एमपी टेट और सी टेट की पेडागोजी पोर्शन का है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। इस टॉपिक से अक्सर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एमपी टेट और सी टेट दिसंबर में होने वाला है, जिसमें ये आपको 1 से 2 नंबर के लिए पेडागोजी पोर्शन में महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। बिना देरी की हुई ही आप इसमें बिल्कुल ध्यान से बने रहें। साथियों, हम आप देखते हैं कि जो हमारे आसपास आस पड़ोस में, घर में, समाज में देखने को अक्सर मिलता है कि जो लड़के या लड़की होते हैं उनमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है और हमारे घर से ही अंतर शुरू हो जाता है। तो ऐसा हमको करना नहीं है। आज हम जितना भी ओवरऑल बातें हैं, आज हम इस चैप्टर में पूरा आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं साथियों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर पाएँ। तो जेंडर की यदि बात करें तो जो जेंडर है एक सामाजिक संरचना है। लिंग की यदि बात करें हम जेंडर की, तो एक सामाजिक संरचना है, जैसे मेल और फीमेल होते हैं। और यदि सेक्स की बात करें, लिंग की दूसरे वे में, तो एक बायोलॉजिकल संरचना है जिसमें एक्स गर्ल्स के लिए होता है और एक्स और वाई जो होता है वो बॉयज़ के लिए होता है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को समझना बहुत ध्यानपूर्वक ज़रूरी हो जाता है कि जो जेंडर है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसको समाज ने बनाया हुआ है मेल और फीमेल के रूप में। साथ ही साथ में यदि एक जेंडर और बात करें, सेक्स जिसको कह दें, दूसरे लिंग की यदि बात करें जिसको इंग्लिश में सेक्स कहें, तो उसको बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स को निर्धारित करते हैं कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है और जो एक्स वाई होता है वो किसके लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट इसीलिए आपको शुरू में मेंशन किए गए। तो समाज निर्माण में जो जेंडर की भूमिका है, पार्टशिप ऑफ जेंडर इन सोसाइटी बिल्डिंग। समाज निर्माण में यदि हम बात करें, जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि आए दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेटी हमको झेलने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो आज हम यदि बात करते हैं कि जो बालक होता है, ये चाइल्ड होता है, जब वो 13 to 14 ईयर्स की आयु में जाता है तो उसके सोचने समझने का तरीका दूसरों के प्रति और दूसरों के सोचने समझने का तरीका उसके प्रति आपको देखेंगे कि बदलने लगता है। जो उसका अनुभव है, जो उसका सोशल रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे कि वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। इन परिवर्तन के कारण जो उसके सामाजिक विकास का स्वरूप होता है वो काफ़ी भिन्न हो जाता है, काफ़ी बदल जाता है। जैसे यदि हम बालक और बालिका की बात करें दोनों की, तो दोनों अपने अपने ग्रुप का निर्माण करते हैं। अब अपने ग्रुप का निर्माण करने का उनका फ़ायदा क्या होता है? अब बहुत सिंपल सी बात है कि हम आप भी अपने जीवन में छोटे ग्रुप से निकल करके आए हैं, तो हमको कैसे अनुभव होता था कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मनोरंजन करना, है ना, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे, अपने ग्रुप के साथ करते थे। पर्यटन में जाना, पिकनिक में जाना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सब हमको अपने ग्रुप के साथ करने में मज़ा आती है। तो निश्चित रूप से जो बालक और बालिका होते हैं दोनों ही अपने अपने ग्रुप्स का निर्माण करते हैं और उसी ग्रुप में अपने साथ खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें करने में उनको आनंद आता है। अब ये जो एज होती है फ्रेंड्स, जब 13-14 एज हो जाती है, 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक, और ये तो एनसीटी के अकॉर्डिंग है, और ये और ज़्यादा यदि बोल दे तो 20 ईयर्स तक, ये 21 ईयर्स तक एडोलसेंस कहलाता है। कौन सी अवस्था कहलाती है? एडोलसेंस कहलाती है। और एडोलसेंस के बारे में हमने आपको इन्हीं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक में आपको हम बहुत अच्छे तरीके से एडोलसेंस की क्वालिटीज़ में हम आपको बता चुके हैं। तो जो कुछ बालक और बालिका होते हैं वो साथियों अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन बहुत तेज से होता है। स्वाभाविक सी बात है, ये नेचुरली है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, एडोलसेंस एज में होते हैं, तो उनका ये मन में होता ही है। कुछ जो बालक होते हैं और बालिका होते हैं वो किसी भी समूह के सदस्य नहीं होते। इट मीन्स वो बिल्कुल अलग रहना पसंद करते हैं। क्या करना पसंद करते हैं? अलग रहना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको साथियों देखने को मिल जाएंगे जो तो इंट्रोवर्ट हो गए या एक्सट्रोवर्ट हो गए, बिल्कुल अलग ही तरह के व्यक्तित्व का अपने आप में स्थापित कर लेते हैं। साथ ही में यदि हम बात करें तो जो बालक होते हैं अपने ग्रुप के प्रति बड़े अवेयर होते हैं, बहुत उनके अट्रैक्शन होता है, बहुत एकदम एक्टिव रहते हैं खेलने में कूदने में। साथ ही साथ में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स उनके अंतर्गत आते हैं, जैसे उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आने लगती है, बड़ा ही एक्साइटमेंट होता है, कॉपरेशन की क्वालिटी भी रहती है, सद्भावना इत्यादि। ये जो सामाजिक गुण हैं या
सोशल क्वालिटीज़ हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती है। 13 या 14 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है और फिर वो आगे आपके साथ साथ जाते जाती। अच्छा, इस एज में एक और महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिलता है साथ ही वो, कि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से किसी न किसी बात पे उनका बात हो जाती है, संघर्ष हो जाता है, मतभेद हो जाता है, मतलब मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, बच्चा कुछ और बोल रहा है, तो ये ईगोसेंट्रिक हो जाता है। मतलब बच्चे जो है तो जो उनके ग्रुप में करते हैं वही उनको सही लगता है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो किशोर बालक और बालिका हो तो वो धीरे धीरे अपने भावी व्यवसाय के लिए भी सोचने लगते हैं, मतलब कि भविष्य में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए भी वो चिंतित हो जाते हैं, है ना। एक चिंता रह जाती है, एक ध्यान उलझा रहता है, प्रेम विवाह कैसे होगा, लव अफेक्शन, ये सारी क्वालिटीज़ जो है तो एडोलसेंस में बच्चों को देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इन्हीं पॉइंट से जो है तो एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाएगा और आप फिर अटक जाते हैं यदि आपको जानकारी नहीं होती है। यदि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें साथियों, तो ये हर समाज में, हर जाति में, हर सोसाइटी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि अब धीरे धीरे शिक्षित समाज होता जा रहा है तो जेंडर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा ही होता था। और कई जो एकेडमिक्स हैं और जो कई साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने महिला और पुरुष की ऊपर जब रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो उन्होंने दो तरह के बातें, दो भागों में उनको डिवाइड किया। एक हो गया फीमेल महिला और एक हो गया पुरुष मेल। इन तथ्यों से उनको ये जानकारी मिली, इन शोधों से उनको ये जानकारी मिली कि सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में थोड़ा सा भिन्नता है, डिफ्रेंशिएशन है। महिला और पुरुष में सामान्य बुद्धि के संबंध में तो समानता पाई जाती है, मतलब जो नॉलेज है, जो बुद्धि है, वो लगभग सबकी दोनों की बराबर होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो अपने आप डिस्क्रिमिनेट करती है। जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, महिलाओं की तुलना में उनमें तर्क, रीजनिंग ज़्यादा होती है। वस्तुओं में समानता, इक्वलिटी देखने को मिलती है ना। सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ श्रेष्ठता के संकेत आपको पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा मिलेंगे। लेकिन यदि हम यहीं पर दूसरी लाइन यदि देखते हैं तो जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है ना। उनकी सौंदर्य बोध के गुण बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, उनको ज़्यादा सज धज के रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये पॉइंट्स दोनों ही व्यक्तियों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट मीन्स क्या, पुरुषों में क्या होता है कि तर्क करते हैं, ज़्यादा अच्छा उनका रीजनिंग होता है, समानता देखने को मिलती है, सामान्य ज्ञान में कुछ श्रेष्ठता देखने को मिलती है, और जो लड़कियां होती हैं उनमें मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छा होता है, सौंदर्य शक्ति होता है ना। ये सारी चीज़ें देखने को उनको मिलती है। अब इससे ये पता चलता है कि छात्राओं का जो भाषाई विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो छात्रों की तुलना में काफ़ी तेज होता है। इट मीन्स जो कम उम्र में ही ज़्यादा वर्ड जो है, जो ज़्यादा शब्द हैं, वो जो वोकैब यदि हम बात करें, वोकाबुलरी, तो वो ज़्यादा वर्ड या ज़्यादा शब्द किसके होंगे, लड़कियों के होंगे, ठीक है ना। और जो लड़के होते हैं उनके कम शब्द होते हैं। साथ ही साथ में जो छात्राओं की पठन शक्ति, गति भी जो है तो छात्रों से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा समझ लें कि जो सामान्य दोनों वर्गों की बुद्धि है तथा शिक्षक क्षमता में इतना भेद नहीं होता कि एक कार्य को असमान क्षमता से कर सके। मतलब जो पढ़ाई लिखाई है उनमें लगभग दोनों निपुण होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई समाज में ऐसा कह दिया जाता है कि लड़कियां वीक हैं। हालांकि आजकल के समय में लड़कियां ही सबसे टॉप में हैं, ठीक है ना। तो ये फिर भी, अब चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको ये जानना तो बहुत ज़रूरी होता है कि कैसी कैसी भी क्षमताएं हमको देखने को समाज में मिलती हैं और क्या क्या हमको जानने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करें यदि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक जो भेदभाव होते हैं, तो ऐसा क्या माना जाता है। व्यक्तित्व के विषय में ऐसा माना जाता है साथियों कि जो बौद्धिक आचरण व्यवहार है वो अंतर आने लगता है। अंतर कैसे आने लगता है, व्यक्तित्व भिन्नता के कारण। यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो आपसे अट्रैक्शन भी लोगों का बहुत होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं होता है ना। अकेले ही खुश रहते हैं, उनको लगता है कि अकेला ही मेरा जीवन अच्छा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनको समाज में ही रहना ज़्यादातर पसंद होता है। स्पेशली नेता जो होते हैं, नेतागण जो होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमको तो ऑल टाइम जो है तो समाज के बीच में ही रहना है ना। तो ऐसे नेता एक अच्छा उदाहरण होता है एक्सट्रोवर्ट का, है ना। तो किसी को अधिगम लर्निंग की एक जो विधि होती है वो कई मायने में डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े ही पोलाइट होते हैं, इतने ज़्यादा पोलाइट होते हैं कि क्या बताएं, बहुत ही प्यार से एकदम मीठी बातें करते हैं।
यही सब कारण होते हैं कि जो उनका मानसिक विकास होता है, डेवलप होता है, मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग दिशाओं में वो उनको प्रभावित करती है उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर, जैसा कि हमने अभी आपसे बताया। अब कुछ फैक्टर और भी आते हैं कि जैसे आयु के विषय में लैंगिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एज की बात यदि हम करें तो जो स्टेज डेवलपमेंट है, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है उनके वर्गगत या समूह रूप में भेद परिलक्षित होने लगते हैं। इट मीन्स कि जो डिफरेंशिएशन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनका जो है तो वातावरण में भी भेद अंतर आने लगते हैं, जैसे जैसे अवस्था में विकास होता रहता है ना। तो उसी प्रकार से वातावरण से वो जटिल समस्याओं से भी सीखते हैं और उन समस्याओं से बाहर निकलने की उनमें क्षमता भी विकसित होने लगती है ना। बालक हो चाहे बालिका हो, जैसे ही इन्फेंसी एज क्रॉस करते हैं, इन्फेंसी मतलब 2 साल की उम्र, 0 से 2 ईयर्स की उम्र इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड होती है 6 to 12 ईयर्स की उम्र, है ना, अर्ली और लेटर, फिर एडोलसेंस होती है 12 to 19 ईयर्स की उम्र, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपको यंग एज आ जाती है, फिर है ना। ये सारी चीज़ें आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही टॉपिक्स में बता चुका हूँ। यदि आपने इसके कंप्लीट सीरीज़ नहीं देखी है तो इसमें 10-11 वीडियो अभी तक बन चुके हैं, उनको जाकर के अवश्य आप देखें ताकि आपको यहाँ भी पढ़ने में मदद मिले। तो उनका बौद्धिक विकास जो होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उसी के साथ साथ विकसित होता रहता है। कैसे विकसित होता रहता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं और अनुभव करने के साथ साथ आप जो है तो आगे बढ़ते रहते हैं। आयु दोनों वर्गों में भेद का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, आयु भी उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये बात आती है कि जो शिक्षा है, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रायः साथियों आपने ये देखा होगा कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि उनको शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना। चाहे आप अपने घर से देख लीजिए, चाहे आप समाज से देख लीजिए, चाहे आप पास पड़ोस में देख लीजिए, खास तौर से लड़कियों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा व्यक्ति नहीं है, जिनके घर में शिक्षित नहीं है, तो वो लड़कियों को बहुत कम आंकते हैं और वो ट्रेडिशनल वर्क, उनको जो रूढ़िगत काम धंधे उन्हीं में उनको पुट कर देते हैं, उन्हीं में वो लगा देंगे और बोलेंगे तुम घर का काम काज करो, और बच्चों को क्या करेंगे, वो भेज देंगे। शिक्षण के समय कुछ टीचर भी ऐसे मिल जाते हैं, कुछ अधेड़ टाइप के टीचर भी ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ लड़कियों को अवांछित टिप्पणी करते रहते हैं। अरे क्या करोगी पढ़ लिख के, जाओ घर में खाना बनाओ, चूल्हा चौका करो, ये सारी चीज़ें। तो ये टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। बालक और बालिकाओं की यदि हम बात करें तो कुछ क्षेत्र योग्यताओं में अवश्य थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन आगे इन डिफ्रेंशिएशन का निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में वो सिमिलर ही होते हैं। लैंगिक भेदभाव जो होता है, इनको कम करने के लिए बहादुरी वाला कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना। खास तौर से जो टीचर है उनको बहुत ही बहादुरी वाला कदम उठाना चाहिए और लड़के और लड़कियों के बीच में जा करके उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनको पहचानना चाहिए। लड़कियों के प्रति जो सोशल व्यू है, सामाजिक दृष्टिकोण है, लैंगिक भेदभाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको जो है तो सॉल्व करना चाहिए। और प्रमुख रूप से साथियों आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिकली बेचारे बैकवर्ड होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उन सोसाइटी में जिनके यहाँ अच्छे तरीके से खाना पीने के लिए नहीं होती व्यवस्था, खर्च करने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, तो वहाँ क्या सोचते हैं कि लड़कियों को क्या करना पढ़ा लिखा के, भैया क्या करना पढ़ा लिखा के, उनको क्या मतलब पढ़ाई करके। डायरेक्ट ऐसा करिए कि जो आप पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे वो उसको ना खर्च करके आप डायरेक्ट उनकी शादी ब्याह कर दीजिए। उसी शादी ब्याह में आप जो है तो अधिक लाभप्रद उपयोगी हो जाएगी, वो उसकी शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी लो मेंटेलिटी की बात है कि वहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि भाई जब बच्ची खुद पढ़ लेगी, खुद समझ लेगी, तो खुद ही कमाने खाने के कैपेबल हो जाएगी, फिर शादी ब्याह से तो होना ही है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो होना ही है सभी की। तो ज़्यादातर फोकस करना चाहिए शिक्षा पर। एक जो टीचर होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित आर्थिक, इकोनॉमिक, शैक्षिक, एजुकेशनल तथा सोशल, सामाजिक पक्षों के विषय में जानना उसको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टीचर देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो जीवन भर उनको गाइड करने की कोशिश करता है। यदि एक अच्छा टीचर है तो शिक्षक को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को प्रमुख रूप से, खास तौर से लड़कियों की जो गर्ल्स हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और सोशल लाइफ को ज़रूर जाने, ताकि उनको अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान किया जा सके।
कई सरकारें भी हैं देखिए जो कल्याणकारी योजनाएं तो लागू करती हैं लड़कियों के पक्ष में, लेकिन यदि धरातल पे देखें तो कुछ ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कागज में कागजी कार्रवाई होती है और ऐसा करने का ये लोग प्रयास करते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन होता कुछ नहीं है और सिर्फ वोट की राजनीति होती है और उनसे फ़ायदा लेने के लिए कोशिश की जाती है। सरकारें भी इसी तरह से करती हैं। बहुत सारी जेंडर स्टीरियोटाइप जो है नहीं होना चाहिए भाई, जो रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। लड़के और लड़कियों को आपस में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आप दोनों ही बच्चे हैं आपके, आप अपने घर में ही यदि डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो दूसरा करेगा ही करेगा। तो आप अपने लड़के को और आप अपनी लड़की को दोनों को बराबर माने, बराबर सम्मान दे, बराबर अपॉर्चुनिटी दे पढ़ने की, लिखने की। इक्वलिटी होना चाहिए, समानता का भाव दोनों ही बच्चों में होना चाहिए। दोनों को ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए। ये आपका पेरेंट्स होने के नाते एक नैतिक दायित्व होता है। माता पिता को बेटा और बेटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए भाई। जितना आपका बॉय है, जितना आपका लड़का है, उतनी ही आपकी लड़की है। ये आप जब तक मेंटेलिटी नहीं चेंज करेंगे आप अपने घर से, देखिए कोई भी परिवर्तन समाज में, देश में तब होता है जब आप अपने घर से जो है तो परिवर्तन शुरू करते हैं। आप घर से भी छोड़िए, आप अपने आप से परिवर्तन शुरू करते हैं। यदि मैं अपने आप में अच्छा बनने की कोशिश करूंगा तो मुझसे जो साथ में रहने वाले हैं, जुड़ने वाले लोग हैं, वो भी मेरी तरह बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि मैं ही बुरा रहूँगा तो मैं उनको कैसे चेंज कर सकता हूँ जब मैं खुद ही बेकार हूँ, है ना। तो आप अपने आप से चेंज करें, फिर घर, उसका इम्पैक्ट आपको घर में देखने को मिलेगा, समाज में, आस पड़ोस में, समाज में देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ वो आपकी अच्छाइयाँ स्प्रेड होती जाएंगी और आपका एक अच्छा नाम पहचान होगा। तो कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। जो समाज है, फैमिली है, सोसाइटी है, इनको कभी भी पक्षपात बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि समाज और सोसाइटी बच्चों के साथ पक्षपात करती है तो हीन भावना उत्पन्न होती है। बच्चियां जो है तो अपने आप को वीक समझने लगती हैं, वो अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाती हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो है तो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती हैं। और यही कारण होता है कि शिक्षा, एजुकेशन का लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। यदि आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप कहीं भी कमा खा सकते हैं, ये आपकी तो बेसिक क्वालिटी है। लेकिन जब आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। जितने भी देश हैं पढ़े लिखे हैं, जो भी बड़े बड़े डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पर शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे देश में केरला है जो उसके 99% या 90% से ऊपर जो है तो एजुकेशन रेशियो हमेशा रहता है। तो वहाँ की सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है। भाई शिक्षित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्कवरीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो बेचारा क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मजदूरी करेगा या छोटा मोटा और कोई काम कर लेगा, है ना। तो बेटियों को तो प्रमुख रूप से हम तो ये कहेंगे कि बेटियों को प्रमुख रूप से आपको मोटिवेट करना चाहिए। यदि आप बच्चियों को अपने मोटिवेट नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से कमी कर रहे हैं। तो कोई भी परिवार है, समाज है, फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शिक्षक को कभी भी जो है तो किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि दोनों को इक्वालिटी के साथ लेके चलिए। क्या करे, दोनों को ही इक्वालिटी के साथ लेके चले, संभाव लेके चले और कहीं भी कोई भी गलती नहीं करे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमको समाज में बताना है। हमको भी अपने स्तर से ये सब चीज़ें फॉलोअप करनी है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना है, ताकि समाज में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग का, सेक्स का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। और जो रूढ़िबद्धता है, पुरानी चीज़ें जो होती आ रही हैं इस नाम पे कि लड़कियां हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लड़कियां ही पूरी दुनिया में टॉप में हैं। लड़कों का नंबर अब पीछे हो रहा है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे दी नहीं गई थी। अब जब दी गई है तब एक बहुत ही आगे वो मोटिवेट होकर के बढ़ रही है। भारत में इस विषय में बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है और संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम करने का काम किया था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस तरह से साथियों आज का जो लिंग रूढ़िबद्धता थी, एक डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आपसे। बहुत एक बेसिक सा छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है। अभी तो सिर्फ टॉपिक वाइज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में भी मिलेंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आज का जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियों में किनकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर
जो मेमोरी पावर है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ये आपको आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, जाना है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, है ना। तो मेमोरी पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है? लड़की की होती है या लड़कों की होती है? लड़कियों की होती है, लड़कों की होती है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथियों, एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है अनूप कुमार 11-12 के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में आप फन लर्निंग सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में सारी PDF हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा फन लर्निंग 11-12 के नाम से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आसानी से PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हर वीडियो की। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपका एक महत्वपूर्ण कमेंट हमारे लिए बहुत गाइड करता है कि हमको और क्या सुधार करना है और क्या अच्छे से इसमें शामिल करना है। इसलिए आंसर तो कमेंट करें ही करें, साथ ही साथ में जो कोई और सजेशन भी हो तो उसको भी आप कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।